Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am पूजा सिंघानिया एंड आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। होप आपको ये तो पता होगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आपको कुछ और पता ना हो, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि हम जब बैंक में एफडीज वगैरह करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, वो भी हमारी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो हम इन्वेस्टमेंट बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में एफडीज वो हमारे लिए कॉमन है, जो हम लोग करते ही हैं। और आप क्या बोल सकते हैं, सोचिए, हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इसमें बैंक एफडीज तो नहीं पढ़ेंगे, बट हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड, डिवेंचर्स एंड शेयर्स वगैरह, जो कंपनी से रिलेटेड होती है। होप आपको शेयर्स का मतलब तो पता ही होगा ना, शेयर्स क्या होते हैं। मे बी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शेयर्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते होंगे। ठीक है, तो शेयर्स क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। शेयर्स क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करती है। जब उनको पैसे की जरूरत होती है, वो लोग शेयर इशू करते हैं, और हम जैसे लोग किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन ऑब्वियस है वो लोग कौन से शेयर खरीदेंगे, वो लोग भी देखते हैं कि कंपनी कैसे है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस कंपनी, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि वो अच्छी कंपनी है। वैसे ही बहुत सारी कंपनी होती है, उसे हम देख के उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे तरह इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसको इन्वेस्ट करना होता है। ओके, तो शेयर्स तो एक था, और एक बोल सकते हैं आप डिवेंचर और बॉन्ड्स। बहुत जिनको डिवेंचर का मतलब नहीं पता होता है, तो आप अभी ये जान लीजिए, डिवेंचर और बॉन्ड एक ही टाइप के होते हैं। और डिवेंचर्स में हमें क्या मिलता है, आपको फिक्स डिपॉजिट आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लाइक दिस, आप जब बॉन्ड्स या डिवेंचर में इशू करोगे ना, तभी भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बस फर्क ये होता है कि जो एफडीज होती है वो हम बैंक में करते हैं, बट ये जो बॉन्ड वगैरह है, डिवेंचर्स है, ये हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, ताकि उनको पैसा मिले। और पब्लिक, हम जैसे लोग क्या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी को पैसा मिलता है, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और हम जैसे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया रिगार्डिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये बहुत टाइप, ये हमारा एक टाइप का इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो। और भी आप कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सोच के बताइए मेरे को। जैसे कि ये तो आपका चलिए एक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक कैटेगरी का हो गया, हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप बताइए मुझे, आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। जैसे कि गोल्ड हम घर पे भी खरीद के रखते हैं बहुत बार। गोल्ड हम क्या बोलते हैं कि हम गोल्ड को रखेंगे, इसका प्राइस और बढ़ेगा, प्राइस हमारा बढ़ेगा गोल्ड का। आप देखोगे जो गोल्ड की प्राइस पहले थी, उसके मुकाबले काफी प्राइस बढ़ चुकी है गोल्ड की, तो वो भी एक तरीका का क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और आप एक बोलिए लाइक प्लॉट क्यों, जैसे कि हम किसी रियल एस्टेट में, आप बोल सकते हो कोई हम घर खरीदते हैं, घर खरीद के रख देते हैं हम लोग, तो वो भी क्या हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए, मैंने कितने टाइप का आपका इन्वेस्टमेंट बताया। मैंने बताया आपको शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, प्लॉट, मतलब कोई भी घर वगैरह आप खरीद रहे हो, या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत टाइप का इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ये कुछ आपके इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको मेनली जो पढ़ना है, यहाँ पे आपको गोल्ड वगैरह की अकाउंटिंग नहीं करनी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर्स की अकाउंटिंग आप बोल सकते हो, शेयर्स वगैरह, ये डिवेंचर और बॉन्ड्स। अब मेरे को आप लोग एक बात और बताइए कि शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी में, तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है। मैंने आपको बताया कि आप बॉन्ड्स और डिवेंचर में जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, जैसे हमें एफडीज में मिलती है बैंक की। लेकिन आप जब शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। होप आपको ये पता होगा, आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ाती हूँ, फिर आपको और समझाऊंगी मैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट मीन्स एसेट विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम और द कैपिटल एप्रिसिएशन।
आपको समझ आया? अर्निंग इनकम तो आपको समझ में आया होगा। अर्निंग इनकम मतलब आप डिवेंचर और बॉन्ड्स के लिए मैंने कहा कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या मिला आपको? इनकम अर्न हुई है आपको, अर्निंग इनकम। बट किसी किसी को ये नहीं पता होता है कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया ना, गोल्ड आप घर पे खरीद के रखते हो, गोल्ड आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखे हो, प्लॉट वगैरह या प्रॉपर्टी आप एक तरीका से बोल सकते हो, रख के रखे हो, उसमें आपको इनकम थोड़ी ना आ रही है, आप रख के रखे हो, लेकिन उसका दाम बढ़ता है हमेशा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल एक प्लॉट मतलब आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक घर खरीदा, इन्वेस्टमेंट आपने रख दिया उसको, तो अब आपने खरीदा 10 लाख रुपीज में, अभी उसका दाम मार्केट में 15 लाख रुपीज हो गया, तो जो हमारा 5 लाख का डिफरेंस है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? आपको इनकम नहीं मिल रहा, आपका कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है, उसका दाम बढ़ रहा है मार्केट में। लाइक आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपीज में, वो मार्केट में 15 लाख रुपीज हो गई, तो 5 लाख रुपीज जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमारे जैसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो चीज के लिए किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक होते हैं अर्निंग इनकम के लिए, नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, और दूसरा है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। अर्निंग इनकम मतलब रेगुलर आपको इनकम मिलती रहे वहां से, जैसे कि डिवेंचर और बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करोगे लाइक फिक्स डिपॉजिट, या आप कैपिटल एप्रिशिएट के लिए कर दो, उसमें आपको मंथली वैसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट मीन्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। और आपको एग्जांपल सेम मैंने यही कभी कहा, क्या कहा? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड प्लॉट। प्लॉट आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी वगैरह में जब हम इन्वेस्ट करते हैं एक्सेट्रा। ओके, होप आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई इन्वेस्ट करते भी होंगे, होप शेयर्स वगैरह में, स्टॉक मार्केट में डील करते होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फॉर। मैंने एक चार्ट आपके लिए बनाया है, इन्वेस्टमेंट आप किसके किसके लिए करते हो। अभी मैंने आपको बताया अर्निंग इनकम, इनकम अर्न करने के लिए, और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लाइक गोल्ड वगैरह। अब आप ध्यान से एक बात सुनिएगा मेरा, जो अर्निंग इनकम होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल इनकम। आपको फिक्स्ड और वेरिएबल मतलब तो हो पता ही है। फिक्स्ड मतलब आपको इतना फिक्स्ड मिलना ही है मंथली, और वेरिएबल मतलब वेरी करता है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि मंथली आपको मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है, या आपको 6 मंथ्स 1 ईयर में भी मिल सकता है, एक बार में बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, वैसे नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल है आपका। तो फिक्स्ड में मैंने आपको क्या कहा? फिक्स्ड एग्जांपल देखिए मैंने आप लोग के लिए कुछ लिए हैं, तो फिक्स्ड में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि आप डिवेंचर में कर रहे हो तो आपको फिक्स्ड मिलता है, लाइक एफडीज, इंटरेस्ट मिलता है आपको। एंड इन्वेस्टमेंट एंड बॉन्ड्स भी डिवेंचर की तरह ही है। प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी एक शेयर्स होते हैं, बस आप ये वाला भी इतना जान के रखिए कि इसको भी नॉर्मली फिक्स्ड ही मैंने लिया है। ये वेरिएबल भी होता है, उसमें क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव होता है, आप इसे अभी समझ के रखिए। प्रेफरेंस शेयर मतलब आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, नॉर्मली हम डील करेंगे इस शेयर से जिसका नाम है बाद में इक्विटी शेयर्स। इसमें आपको वेरिएबल इनकम मिलती है, जो नॉर्मली हम जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस के शेयर्स में क्या या किसी और शेयर्स में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में आपको परमानेंट नहीं है कि आपको इनकम मिलना ही मिलना है। हो सकता है कि एक बार में आपको बहुत ज्यादा मिल जाए, आपकी अर्निंग हो जाए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको मंथली में इतना मिलना ही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मंथली डिवेंचर में 10,000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में आपको मंथली 0 भी मिल सकता है, और एक बार में मिलेगा तो 1 लाख रुपीज भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो आप फिर से देख लीजिए, जब अर्निंग इनकम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 2 चीज के लिए इन्वेस्ट करते हो, एक करते हो अर्निंग इनकम और एक करते हो कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है। तो अर्निंग इनकम में आपके लिए 2 है, एक है फिक्स्ड इनकम और एक है वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड इनकम में मैंने आपको बताया डिवेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, एंड वेरिएबल में इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आप याद रखिएगा, वेरिएबल इनकम है। ठीक है ना, और हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया, मार्केट में गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा या प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किया, प्लॉट ऑफ द लैंड या कुछ भी, तो उसके लिए हम क्यों करते रखते हैं? सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। आप ये बोल सकते हैं मेरे को कि प्रॉपर्टी भी तो हम रखते हैं ना, घर खरीद के उसे रेंट पे दे दिए। अगर किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अगर प्रॉपर्टी खरीद के उसे रखी नहीं हूँ, सिर्फ उसे रेंट पे दे दिया मैंने। हाँ, आप राइट हो, आप राइट हो। अगर आप रेंट पे दे रहे हो घर को खरीद के, तो आपको अर्निंग इनकम भी होगी।
लेकिन मैंने ऐसे माना है इस एग्जाम्पल में कि आप रेंट पे नहीं दिए हो, आप प्रॉपर्टी को खरीद के रख दिए हो, तो आपका कैपिटल एप्रिशिएट होगा। होप आपको समझ में ये चीज आया होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करती हूँ और इससे मुझे क्या क्या मिल सकता है। ओके, तो हम जब अभी स्टार्ट करेंगे जब क्वेश्चन करना, तो फर्स्ट हमारा रहेगा मोटिव ये फिक्स्ड इनकम का क्वेश्चन होगा हमारे लिए, डिवेंचर बॉन्ड ये, फिर हम बाद में सीखेंगे वेरिएबल इनकम की सिक्योरिटीज के लिए, शेयर्स के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्मेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आप बनाओगे, जो आपके एग्जाम में आएगा, आपको कैसे बनाना है। ये आपकी फिक्स्ड इनकम है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं अभी सिखाऊंगी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। पहले आप देख लीजिए ये वाला आप कैसे फॉर्मेटिंग आपको करना रहता है। इसमें आपको एक यहाँ पे डेट का कॉलम रहेगा, एक रहेगा आपका, आपने सीखा होगा ना 11-12 में लेजर बनाना, उस टाइप का आप बोल सकते हैं। डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर का कॉलम, यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा, फेस वैल्यू और नंबर। होप आपको पता है कि फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कि कंपनी ने 10 रुपया इशू किया, वो फेस वैल्यू है। अब कंपनी ने मंगाया 8 रुपीज, वो अलग बात है, लेकिन जब कंपनी जितने में इशू करती है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। यहाँ पे हमारा क्या है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट कॉलम है हमारा अमाउंट, आप पूरा सीखोगे। फिर डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। आप एक बार देख लीजिए इसे फॉर्मेटिंग को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका फर्स्ट है टू ओपनिंग बैलेंस, तो देख लीजिएगा ओपनिंग में आपका कितना फेस वैल्यू था, इंटरेस्ट कितना था एंड अमाउंट कितना था। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको और बताऊंगी इंटरेस्ट ओपनिंग में कैसे आया। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता है कि हमारा जो ईयर एंड है वो 31 मार्च को क्लोज होता है, बट हमें इंटरेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन वो एक्रू हो जाता है, लेकिन मिलने लायक हो जाता है, मतलब मेरा हक हो जाता है मिलने का, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। आप देखोगे क्वेश्चन में उसे हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट हम लिखते हैं। क्वेश्चन से आपको और समझ आएगा। टू बैंक परचेज करेंगे तो ये एंट्री होगी हमारी। फिर हम क्या करेंगे, बाई बैंक मतलब सेल, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेल बाई बैंक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के कॉलम में जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने सब लिख दिया। सब लिखने के बाद क्या होगा, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। जब हम लोग जैसे होता है ना बैलेंसिंग करते थे, वैसे आप क्या करोगे, टू स्टेटमेंट P&L बाई स्टेटमेंट P&L, इस तरफ आप लिखोगे, इस तरफ आएगा डेबिट में या क्रेडिट में, आप देख लेना, कैसे बैलेंस आएगा और बैलेंस CD आएगा। जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मेटिंग बताई है, क्वेश्चन करोगे तो और समझ आएगा। ओके, आप देख लीजिए इस फॉर्मेटिंग को। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इफ इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म, ये तो आपको ऐसे ही पता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटे पीरियड के लिए। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो हम उसे बोलते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि अभी की ओपनिंग में भी हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, उसी के बाद यहाँ पे बात हो रही है। ओपनिंग इंटरेस्ट मीन्स एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, एक्रूड का मतलब है ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं है हमें, उसे हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। वो ओपनिंग के इंटरेस्ट कॉलम में हम दिखाते हैं। अमाउंट कॉलम शो द एक्चुअल इन्वेस्ट अमाउंट। देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया था आप लोग को, ये जो अमाउंट कॉलम है ना, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आता है। ये आपको, आप रुकिए आपको समझ में आएगा, जस्ट मैंने एक बार नोट आपके लिए लिखा है। अब आप देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हो उसका एंट्री आप कर रहे हो। तो आप नॉर्मल जब परचेज करते हो तो मुझे बताइए कि आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हम क्यों लिख रहे हैं, फिर टू बैंक लिख रहे हैं, मैंने ये क्या लिखा आपको समझ नहीं आ रहा। तो आप ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं सपोज मेरे पास एक बैंक की FD है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मेरे पास एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट है और मैं चाहती हूँ कि उस फिक्स डिपॉजिट को मैं किसी को सेल कर दूँ। अब आपको मन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फिक्स डिपॉजिट तो सेल नहीं होगी, हाँ ठीक है, बट जस्ट आप एज्यूम कर लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट सेल भी हो सकती है। मैं आपको डिवेंचर के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ फिक्स डिपॉजिट को, आपको जल्दी समझ में आए। सपोज फिक्स डिपॉजिट सेल भी हो सकती है सपोज, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फिक्स डिपॉजिट को सेल करूँ, और जो मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था वो 10,000 रुपीज का फिक्स डिपॉजिट किया था, ठीक है ना, मैंने 10,000 फिक्स डिपॉजिट किया था। अब इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब होप
एक चीज समझ लीजिए कि बैंक जो है वो मुझे इंटरेस्ट उस एफडी में 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट देता है। सपोज वो मुझे हाफिली इंटरेस्ट देता है, हाफिली इंटरेस्ट मेरे हैंड में देते हैं वो, समझ लीजिए मैंने 10,000 लगाया है मेरे एग्जांपल में और बैंक मुझे हाफिली इंटरेस्ट देता है। तो मुझे बताइए हाफिली मतलब इसमें अकाउंट्स में हमारा स्टार्ट कब से होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से। सपोज वो 1 अप्रैल से काउंट करिए कि आपका 6 मंथ्स कितना होगा? 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको साल में सितंबर में सपोज आपको, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, सपोज आपको सितंबर में एक इंटरेस्ट मिलने वाला है फर्स्ट, फिर सितंबर के बाद फिर 6 मंथ्स आप काउंट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपको फिर जब मार्च एंड होगा तो आपको एक और इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपको बैंक दे रहा है। चुप चाहे कुछ भी हो जाइए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बैंक आपको क्या देगा? हाफ ईयरली इंटरेस्ट देगा। सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, और आपने लगाए कितने पैसे थे? प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कितना था? 10,000 था, और आप चाहते हो उसको सेल करना, ठीक है। सपोज सितंबर में आपको मार्च एंड हुआ, हर साल ऐसा ही होता है कि आपको सितंबर और मार्च में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सपोज आपको मार्च में इंटरेस्ट मिल गया, मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ आपको, यहाँ पे आपको मार्च में आपका एक इंटरेस्ट मिल गया हाफ ईयरली का, 6 मंथ्स का। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सितंबर जब आएगा तब आपको फिर से बैंक इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बैंक क्या देते हैं? 6 मंथ्स में इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो मार्च में इंटरेस्ट दिया बैंक ने, अब बैंक देगा सितंबर में, ठीक है। आपको अचानक मन किया कि मैं इसे सेल कर देती हूँ अपनी एफडीज को, तो आपने क्या किया? अचानक जुलाई में अपने एफडी को सेल कर दिया। आपने अब जुलाई में अपने एफडी को, फिक्स डिपॉजिट को सेल कर दिया। आप ऐसे, मैं फिक्स डिपॉजिट बोल रही हूँ, आप सोचिए उसको रिलेट करिए डिवेंचर से, बॉन्ड से। मैंने अपने फिक्स डिपॉजिट को सेल कर दिया जुलाई में किसी को, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए कि मैं अपना फिक्स डिपॉजिट जब जुलाई में किसी को सेल करूंगी तो मैं उससे कितना रुपीस चार्ज करूंगी? आप मुझे सोच के बताइए, आप मुझे सोच के बताइए कि आप सपोज मार्च जुलाई में किसी को सेल कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट, तो आप उससे कितने पैसे चार्ज करोगे? बोलिए मुझे, सामने वाला आपको कितना देगा? आप उसे वही बोलोगे ना कि देखो मैंने प्रिंसिपल तो लगाया था 10,000 रुपीज, मैंने एफडी में अपना एफडी करके रखा 10,000 रुपीज, तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। आप सामने वालों को बोलोगे तुम मुझे इतना तो दोगे, 10,000 रुपीज तो दोगे, वो मैंने इन्वेस्ट किया था। और आप सामने वाले से क्या मांगोगे मेरे को बताइए? आप सामने वाले से मांगोगे अपना इंटरेस्ट। क्यों मांगोगे इंटरेस्ट? बिकॉज आपको मिला था इंटरेस्ट लास्ट में मार्च में, अब आपको मिलना था सितंबर में, 6 महीना बाद। आप सेल कर दियो जुलाई में, तब मार्च के बाद जुलाई तक तो वो आपकी एफडी थी ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स वो आपकी एफडी थी। अब जुलाई से सितंबर जो आएगा वो आप जब सेल कर रहे हो तब सामने वाले की एफडी है, मतलब अगस्त सितंबर 2 मंथ्स जो है वो जिसको आप सेल करोगे अब उसका एफडी हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट, तब वो इंटरेस्ट उसका होगा। लेकिन मार्च से लेके जुलाई तक तो वो आपकी एफडी थी सपोज, तो वो इंटरेस्ट का हक किसका बनता है? वो आपका इंटरेस्ट है। आप बोलोगे सामने वाले को जब सेल करोगे, तो आप सामने वाले को बोलोगे देखो मैंने 10,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो मुझे चाहिए, और मुझे लास्ट इंटरेस्ट मिला था मार्च में, अब तो इंटरेस्ट मिलेगा सितंबर में। बैंक को कोई मतलब नहीं होता कि एफडी किसके पास है। आप डिवेंचर से रिलेट करिए, वैसे कंपनी में डिवेंचर का कंपनी को कोई मतलब नहीं होता कि डिवेंचर किसके पास है। कंपनी अपना हाफ ईयरली इंटरेस्ट देगी, कभी कभी क्वेश्चन में ईयरली भी देता है तो हम काउंट करेंगे, मैं आपको हाफ ईयरली सिखा रही हूँ। कंपनी को कोई मतलब नहीं हो रहा कि किसके पास डिवेंचर है किसके पास नहीं है, उस डिवेंचर में कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट देगी, ठीक है। आप अब बीच में सेल करो परचेज करो, कंपनी को कोई मतलब नहीं होता। वैसे मेरे एग्जांपल में बैंक को कोई मतलब नहीं है आप किसको सेल कर रहे हो। बैंक क्या करेगी, मार्च में इंटरेस्ट दी थी, अब बैंक कब देगी? सितंबर में। लेकिन आप जब जुलाई में सेल कर दोगे तो आपके पास तो वो फिक्स डिपॉजिट नहीं होगी। अब जब सितंबर में बैंक जब इंटरेस्ट देगा 6 मंथ्स वापस, तो वो तो जिसको आप सेल कर दिए उसको मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन मार्च के बाद जुलाई तक तो वो आपकी एफडी थी, आपकी एफडी थी ना वो, क्योंकि आप जुलाई में सेल कर रहे हो। जुलाई के बाद सितंबर
अगस्त सितंबर वो जिसको आप सेल कर रहे हो उसका इंटरेस्ट है, लेकिन मार्च और जुलाई तक वो इंटरेस्ट किसका है, वो आपका है, क्योंकि आपके पास थी। तो अब आप देखिए, इससे रिलेट करिए, जब आप अपने एफडी को सेल करोगे तो आप सामने वाले से कितने रुपए लोगे, आप बोलोगे 10,000 रुपीज। मेरे एग्जाम्पल में था, मैंने इन्वेस्ट किया था एफडी में, तो मुझे 10,000 रुपीज दे दो और तुम कैलकुलेट कर लो। आप बोलोगे, आप कैलकुलेट कर लो कि मार्च से लेके जुलाई तक कितना इंटरेस्ट बनता है, उतना इंटरेस्ट भी मुझे दे दीजिए, बिकॉज वो इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है। एक्रूड का मतलब ड्यू, एक्रूड हो चुका है इंटरेस्ट। अप्रैल मार्च है ना, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई में सेल कर रहे हो, 4 मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है, आपको मिलने का हक हो चुका है, लेकिन बैंक नहीं देगा, बिकॉज बैंक का पॉलिसी है कि वो 6 मंथ्स में देता है। तो आप बोलोगे कि 10,000 रुपीज मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, प्लस मुझे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि उस समय वो एफडी मेरे पास थी, जुलाई के बाद से तुम्हारे पास है। तो आप कौन कौन सा इंटरेस्ट लोगे उससे, आपको लास्ट मार्च में इंटरेस्ट मिला था, आप अप्रैल मई जून जुलाई जब तक आप उसको सेल कर रहे हो उसके पहले का इंटरेस्ट भी आप उससे लोगे, मतलब 4 मंथ्स का। ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन ये निकला कि वैसे ही हमारा जो है वो डिवेंचर और बॉन्ड्स में होता है, आप ऐसे किसी को जब सेल करते हो ना तब वो इंटरेस्ट एक्रूड हो जाता है, लेकिन जो कंपनी है वो तो टाइम पे ही देगी इंटरेस्ट। तो आप सामने वाले से प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज करते हो जो आपका दाम है डिवेंचर का, प्लस आप उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो जो एक्रूड हो चुका है, जैसे मेरे एग्जांपल में मार्च से लेके जुलाई तक। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस। मेरे क्वेश्चन में आप बोल सकते हो, अगर आप किसी से आप क्या कर रहे थे, किसी को सेल कर रहे थे, आप किसी को सेल कर रहे थे ना, और सामने वाला परचेज कर रहा था, तो जिसको आप सेल कर रहे थे वो आपको, आप सेल कर रहे हो तो जो परचेज कर रहा है वो आपको क्या क्या देगा, वो आपको 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट देगा और आपको इंटरेस्ट भी पे करेगा मार्च से लेके जुलाई तक। अगर उसमें 10,000 रुपीज भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों मिलके क्या बनता है, उसे हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है कि जो हमारा अमाउंट है प्रिंसिपल, या बोल सकते हो डिवेंचर के केस में जो डिवेंचर का प्राइस है उसके साथ अगर इंटरेस्ट ऐड होके है, उसमें ऐड है हमारा, तो हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, मतलब इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ है। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है, मैं बोलूंगी आप मुझे 10,000 अलग दीजिए और इंटरेस्ट जो है मार्च और जुलाई तक का अलग दीजिए, दोनों अलग अलग है। तो जो आपको जो प्राइस मिल रहा है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 एफडी का, वो हमारा क्या है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जो है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो मेरी एफडी है उसका प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट था विदाउट इंटरेस्ट, जो मैंने उससे इंटरेस्ट नहीं मांगा सामने वाले से, सिर्फ प्रिंसिपल मांग रही हूं, तो ये प्राइस मेरा क्या हो गया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, बिना इंटरेस्ट के। लेकिन मैं उसे बोलूंगी आप मुझे 10,000 रुपीज दीजिए, मैंने प्रिंसिपल था मेरा, प्लस आप मार्च से लेके जुलाई तक का इंटरेस्ट दीजिए, इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, CUM, कम इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा मेरे को, और आप उसको डिवेंचर से रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको समझ आएगा। अब आप मेरा बात सुनेंगे, आपको जर्नल एंट्री भी अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सपोज मैं परचेजर के व्यू से बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे थे, अपनी एफडी सेल कर रहे थे, लेकिन सामने वाला परचेज कर रहा था, तो मैं सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस एंट्री को मारूंगी, जो परचेज कर रहा है, जो परचेज कर रहा है। तो मुझे बताइए, जिसने परचेज किया है, तो आपने 11-12 में जनरल एंट्री तो सीखी है ना, अगर सामने वाला आपसे परचेज किया है तो क्या हुआ, उसके पास इन्वेस्टमेंट आया है। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा, बिकॉज अब पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता ना, उसमें डिवेंचर बॉन्ड्स या कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पे हो, जैसे कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अगर मैंने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और सामने वाले ने आपको और भी क्या पे किया है, सामने वाले ने आपको एफडी में 10,000 प्रिंसिपल पे किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट की जगह कौन सा अमाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपीज। आपको उसने मार्च से लेकर जुलाई तक इंटरेस्ट भी पे किया है, क्योंकि वो आपका था एक्रूड,
तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो इंटरेस्ट आपको पता है एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टोटल आपको जितना पे किया वो ऐड करके आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। बिंग इन्वेस्टमेंट परचेज, मैं परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ ये वाली बात। अब अमाउंट क्या आएगा, ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट में लाइक डिवेंचर्स में आप डिवेंचर को कंपेयर कर लीजिए फिक्स डिपॉजिट से। एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस आपका आएगा, मतलब जो मेरा एफडी में प्रिंसिपल 10,000 रुपीज था बिना इंटरेस्ट के, वो हो गया एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और मैंने क्या लिखा है बताइए, और आपको कोई भी और अदर खर्चा अगर आपको लगेगा, एक्सपेंस लगेगा उसको परचेज करते वक्त, फॉर एग्जांपल आप बैंक से आप मेरा एफडी को परचेज किए, तो उस परचेजर को और भी हो सकता है खर्चा करना पड़ा, कोई कमीशन देना पड़ा, टैक्सेस देने पड़े। एफडीज में नहीं होता, लाइक और किसी में जैसे एग्जांपल डिवेंचर्स वगैरह में हो सकता है कि कोई खर्चा लगे उनका, लाइक टैक्स, कमीशन किसी को दे रहे हो, किसी को एक्सपेंस और कोई खर्चा लग रहा है परचेज करते वक्त, इन सभी को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे। और इंटरेस्ट तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। मार्च से लेकर जुलाई तक मेरा जितना इंटरेस्ट हुआ होगा वो उस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं और हम लिखते हैं इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे। फिर हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट बिंग इन्वेस्ट परचेज। मैं नोट में क्या लिखा है ध्यान से देखिए, कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द गिवन प्राइस, एक्स और कम प्राइस एंड द गिवन। अब आपका क्वेश्चन आएगा ना, ये कमीशन हम लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ये कैलकुलेट किसमें करेंगे। फॉर एग्जांपल 5% कमीशन, आप किसमें करोगे कमीशन कैलकुलेट। याद रखिएगा कमीशन जो है वो कम प्राइस में भी हो सकता है और एक्स प्राइस में भी हो सकता है। जो कम मतलब इंटरेस्ट के साथ प्राइस है, एक्स मतलब इंटरेस्ट को छोड़ के जो प्राइस है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको करना है। जिसमें भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्वेश्चन में अगर कम दिया हुआ है तो कम पे 5% कमीशन चार्ज होगा, अगर एक्स दिया हुआ है तो एक्स पे कमीशन चार्ज होगा। क्वेश्चन आपको बता देगा, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। और जो टैक्स और एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे ना, टैक्स और एक्सपेंसेस का खर्चा भी ऐड के वैल्यू करके हम लोग को लिखना है, तो वो लेकिन किस पे कैलकुलेट होता है, वो एक्स प्राइस पे होता है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब इंटरेस्ट को छोड़कर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, जो परचेज कर रहा है उसकी एंट्री क्या होती थी, हम लोग क्या करते थे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेजर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टर अकाउंट डेबिट, आपका एफडी का प्रिंसिपल अमाउंट, उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको टोटल कितना देना पड़ रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट को छोड़ के होगा ना वो वाला अमाउंट इन्वेस्टमेंट वाला, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कोई टैक्स है तो उसे भी ऐड कर दीजिए, आपको देना अगर पड़ा तो परचेज करते वक्त, कमीशन देना पड़ा तो वो भी ऐड कर दीजिए, या आपको एक्सपेंस देना पड़ा कोई खर्चा और वो तो ऐड कर दीजिए, सारा हमारा वैल्यू बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में मेरे एफडी में देखिए मैंने लिखा था मार्च से लेकर जुलाई तक मुझे मिलेगा, सामने वाला मुझे देगा परचेजर, तो वो वाला इंटरेस्ट अमाउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का मेरे एग्जांपल में वो यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट और टू बैंक बिग इन्वेस्टमेंट परचेज। और ये नोट मैंने दे दिया कि किसमें आप कमीशन किस पे करोगे, एक्स पे करोगे या आप कम पे करोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका होता है। होप आपको समझ में आया होगा मेरा एग्जांपल। सेम अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सेम जैसे मैंने आपको परचेज का बताया ना, वो सेल का है मैंने तो, लेकिन मैंने क्या किया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप तो सेल कर रहे थे ना, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया बताइए, आपने सेल प्रोसीड्स बैंक, आपके यहाँ पे बैंक में टोटल अमाउंट आएगा, मतलब इंटरेस्ट का भी अमाउंट और जो एफडी का प्रिंसिपल भी अमाउंट, सो दोनों आपको दिया उसने, दोनों को ऐड करके बैंक में आएगा। टू इंटरेस्ट में जो आपको उसने दिया वो आपका इनकम हुआ, जो इंटरेस्ट हुआ ना मार्च से लेके, आपका जो इंटरेस्ट हुआ मार्च से लेके जुलाई तक वो आपका था, क्योंकि आपके पास वो एफडी थी, वो इंटरेस्ट आपका आएगा। टू इंटरेस्ट आपका इनकम है, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। आप एक चीज याद रखिएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम यहाँ पे क्या करते थे, सारी चीजों को ऐड करते थे। प्रिंसिपल अमाउंट जो है इंटरेस्ट हटा के, कोई टैक्स लगा, कोई कमीशन लगा, कोई एक्सपेंस लगा। लेकिन याद रखिएगा जब आप सेल करते हैं ना, जब आप सेल करते हो टू इन्वेस्टमेंट जब लिखते हैं ना, तो जो बाकी जो हमारा एक्सपेंस है वो ऐड नहीं होता, वो लेस होता है। ये चीज याद रखिए ना। मैं आपको शॉर्टकट बता सकती हूँ एक टाइप से, कि अगर आप परचेज कर रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो आपको और ज्यादा पे करना पड़ता है, पे और ज्यादा करना पड़ता है आप अगर खरीद रहे हो तो। लेकिन जब सेल करते हो आपको कम मिलता है। ठीक है, ये ऐसे अब याद रख सकते हो। तो आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिला, वो वाला एक्स इंटरेस्ट प्राइस,
क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट का एंट्री हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, टू इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लिखोगे। मेरे एग्जाम्पल में 10,000 जो हम इन्वेस्ट किए थे, और जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और जो मार्च से लेके जुलाई तक आप सामने वाले से लिए हो अपना इंटरेस्ट, वो तो आप यहाँ पे लिख चुके हो ना, दोनों को ऐड करके आप टोटल लिए हो, इसलिए बैंक में टोटल आएगा। तो वही मैं आपको बता रही थी, एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा, और कमीशन आपको अगर देना पड़ा, क्वेश्चन में दिया, तो आप माइनस करोगे। पहले आप ऐड कर रहे थे परचेज में, लेकिन सेल में क्या करोगे, माइनस करोगे। या और भी कोई अगर खर्चा हुआ तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सब चीज हमारा लेस होता है, ऐड नहीं होता है। क्योंकि परचेज में देखिए हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन हम लोग इसमें करेंगे लेस। ठीक है, होप आपको मेरी अच्छे से समझ में आई होगी, जनरल एंट्रीज वगैरह जैसे मैंने बताया आपको। अब सिंपल है, इंटरेस्ट की एंट्री तो सिंपल है ना, आप इंटरेस्ट ले रहे हो या दे रहे हो, वो तो हम जनरल एंट्री सीखते ही हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, क्यों रिसीव कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए मेरा बात। आप कोई कंपनी, जैसे कि मेरा जो बैंक का एफडी था, मैं सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि सपोज मेरे जो क्वेश्चन में था ना, यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ, हाँ यहाँ पे। अब बैंक को कोई मतलब नहीं होता किसके पास हमारी एफडी है, वैसे कंपनी को नहीं होता किसके पास डिवेंचर है, मैं डिवेंचर बोल रही हूँ। तो कंपनी तो क्या करेगी, मार्च में इंटरेस्ट दी, अब वो सितंबर में देगी। ठीक है, तो मैंने जिस इंसान ने आपसे परचेज किया था उसको सितंबर में पूरा 6 मंथ्स का मिल जाएगा। उसने आपको पे किया था ना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स आपको पे किया था, लेकिन उसका खुद का कितना है, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर उसका खुद का है सितंबर में, लेकिन उसे पूरा 6 मंथ्स का पूरा कंपनी दे देगी। जो आपको उसने 4 मंथ्स का पे किया, उसका खुद का 2 मंथ्स का। तो सितंबर में जिसने परचेज किया है उसे सारा कंपनी दे देगी इंटरेस्ट। तो हमारा यहाँ पे इसीलिए तब वो अपने जब लेजर बनाएगा, मैंने आपको बताया ना फॉर्मेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, तब आप ये वाला एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जब कंपनी आपको सारा दे देगी। होप आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या कहा आपको। देखिए अब ध्यान से आप देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। ये वाला पूरा फॉर्मेट है, हमें आगे प्रैक्टिकल इसी पे करना है। मैं आपको पूरा थ्योरी बताई हूँ एक बार। तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ रहेगा। तो देखिए आप जब सेल कर रहे हो बाई बैंक, आपने सेल किया, पहले परचेज का बात करती हूँ। आपने अगर परचेज किया, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो फेस वैल्यू होती है जो कंपनी इशू करता है। ठीक है, आप फेस वैल्यू भी छोड़ दीजिए, जो मैंने आपको समझाया अमाउंट। जैसे मेरी बैंक में एफडी थी ना, वो परचेज किए, अगर मैंने किसी से परचेज किया है तो वो 10,000, और जो इंटरेस्ट मैंने निकाला है वो इंटरेस्ट के कॉलम में जाएगा। जब मैं सेल करूंगी तो क्या होगा, अमाउंट आएगा मेरे पास प्रिंसिपल वाला, और जो इंटरेस्ट मुझे मिला वो हम लोग अलग अलग करते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम कम इंटरेस्ट एक साथ नहीं दिखाते, एक्स इंटरेस्ट दिखाते। अमाउंट के कॉलम में क्या आता है, हमेशा एक्स इंटरेस्ट। इसलिए कि मैंने लिखाया भी था, यहाँ पे देखिए, अमाउंट कॉलम शो द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब हमारा जो एफडी था 10,000 रुपीज का, वो एक्चुअल दिखाता है, इंटरेस्ट के साथ नहीं दिखाता। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, आप जब ये वाला इंटरेस्ट जब रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जब आपको 6 महीने बाद बैंक देगा तो देखिए एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाली इंटरेस्ट के कॉलम में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग है, आप फर्दर आप क्वेश्चन करोगे और समझ आएगा आपको। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सिखाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, हमने जाना। उसके बाद मैंने कहा कि उसमें 2 टाइप की अर्निंग होती है, मतलब 2 टाइप से हम उसमें अर्न करते हैं। एक हम फिक्स्ड वगैरह भी कर सकते हैं अर्निंग, और एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है हमारा। ठीक है, अर्निंग हम 2 टाइप से जो करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड में डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह, एंड वेरिएबल आप शेयर्स वगैरह में करते हो। मैंने एक फॉर्मेटिंग बताया आपको कि कैसे आप सम्स कैसे करोगे, फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया, फिर मैंने आपको जानबूझ के फिक्स डिपॉजिट का एग्जांपल दिया कि आप थोड़ा रिलेट कर सको डिवेंचर से। ओके, फिर मैंने आपको जनरल एंट्री समझाई कि परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, जिसने परचेज किया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, टू बैंक। आप सेल किए हो तो आपको मिलेगा टोटल अमाउंट किसके साथ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट। और आपको मैंने एक चीज बताया कि आप जब कभी भी कोई चीज आप परचेज करते हो तब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक्स इंटरेस्ट प्राइस आता है, इंटरेस्ट को हटा के, और जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो सारा परचेज में ऐड हो जाता है। और जब आप सेल करते हो तब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेते हो, और सब हम लेस करते हैं, माइनस करते हैं, कोई भी अगर आपको कमीशन या कोई भी एक्सपेंस अगर दिया रहा तो।
और जिसने परचेज किया अब तो उसके पास है, तब बैंक उसी को देगा, कंपनी उसी को देगी, तब आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव करोगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बात और सुन लीजिए मेरा, मैं हाफ ईयरली आपको जस्ट इस क्वेश्चन में एग्जांपल दी हूँ, ईयरली भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। ओके, होप आपको समझ में आया होगा सारा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।